डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी मालजी सकपाल और भीमाबाई मुर्बादकर की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबावडे नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। अनेक समकालीन राजनीतिज्ञों को देखते हुए उनकी जीवन अवधि कुछ कम थी। वे महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे, किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। भीमराव आम्बेडकर का जन्म निम्न वर्ण की महार जाति में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी आम्बेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वह शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में आम्बेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और आम्बेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से वे एलिफिंस्टन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 के बीच जब आम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब ए की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। इसमें उन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया है। इन व्यापारिक संबंधों की विवेचना के दौरान भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी बन गई है। ये शोध प्रबंध रचनावली के 12वें खंड में प्रकाशित है। कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में M.A. 1915 किया। इसी क्रम में वे प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के प्रभाव में आए। सेलिगमैन के मार्गदर्शन में आम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधनाभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। फिर वे बड़ौदा से बम्बई आ गए। कुछ दिनों तक वे सिडेनहेम कॉलेज, बम्बई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। डिप्रेस्ड क्लासेज कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। इस तरह विपरीत परिस्थिति में पैदा होने के बावजूद अपनी लगन और कर्मठता से उन्होंने A, PhD, M.Sc. बार लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। इस तरह से वे अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। उनको आधुनिक पश्चिमी समाजों की संरचना की माज विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं कानूनी दृष्टि से व्यवस्थित ज्ञान था। अछूतों के जीवन से उन्हें गहरी सहानुभूति थी। उनके साथ जो भेदभाव बढ़ता जाता था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उन्हें संगठित किया। 1926 में वह बम्बई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद वह निर्वाचित भी हुए।
क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए सन 42-46 के दौर में वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्यता तक पहुँचे। भारत के स्वाधीन होने पर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री हुए। बाद में विरोधी दल के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वो संविधान विशेषज्ञ थे। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया था। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता उन्हीं को माना जाता है। उन्होंने जो कुछ लिखा उसका गहरा संबंध आज के भारत और इस देश के इतिहास से है। शूद्रों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, पर उनका लेखन केवल शूद्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने दर्शन, इतिहास, राजनीति, आर्थिक विकास आदि अनेक समस्याओं पर विचार किया जिनका संबंध सारे देश की जनता से है। अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। अंग्रेजी में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। अनेक बड़े विचारकों और विद्वानों की तरह वह समस्याओं पर निरंतर विचार करते रहते थे। 1946 में शूद्रों पर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। शूद्रों के बारे में जो बहुत तरह की धारणाएं प्रचलित थी, उनका उचित खंडन करते हुए आम्बेडकर ने लिखा, शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वे अनार्य थे, आर्यों के शत्रु थे। आर्यों ने उन्हें जीता था और दास बना लिया। ऐसा था तो यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषि शूद्रों के लिए गौरव की कामना क्यों करते हैं? शूद्रों का अनुग्रह पाने की इच्छा क्यों प्रकट करते हैं? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो शूद्र सुदास ऋग्वेद के मंत्रों की रचनाकार कैसे हुए? शूद्रों के लिए कहा जाता है उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो सुदास ने अश्वमेध कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण शूद्र को यज्ञकर्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है और उसे कैसे संबोधन करना चाहिए, इसके लिए शब्द भी बताता है। शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। यदि आरंभ से ही ऐसा था तो इस बारे में विवाद क्यों उठा? बगरी और संस्कार गणपति क्यों कहते हैं कि उसे उपनयन का अधिकार है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह संपत्ति संग्रह नहीं कर सकता। ऐसा था तो मैत्रायणी और कथक संहिताओं में धनी और समृद्ध शूद्रों का उल्लेख कैसे है? शूद्र के लिए कहा जाता है कि वह राज्य का पदाधिकारी नहीं हो सकता। ऐसा था तो महाभारत में राजाओं के मंत्री शूद्र थे, ऐसा क्यों कहा गया? शूद्र के लिए कहा जाता है कि सेवक के रूप में तीनों वर्णों की सेवा करना उसका काम है। यदि ऐसा था तो शूद्र राजा कैसे हुए, जैसा कि सुदास के उदाहरण से तथा सायन द्वारा दिए गए अन्य उदाहरणों से मालूम होता है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखने की योजना बनाई थी। पुस्तकों के कुछ अध्याय लिखे थे, कुछ पूरे और कुछ अधूरे। रचनावली के तीसरे खंड में ऐसी कुछ सामग्री पहली बार प्रकाशित हुई है। इस सामग्री के बारे में संपादकों ने भूमिका में जो कुछ कहा है, उससे यही पता चलता है कि 1956 में डॉक्टर आम्बेडकर के निधन से उनका बहुत सा काम अधूरा रह गया। B.R. आम्बेडकर के नेतृत्व में उन्होंने अपना संघर्ष तेज कर दिया। सामाजिक समानता के लिए वे प्रयत्नशील हो उठे। आम्बेडकर ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गैर ब्राह्मणों ने
दी सेव्ड रेस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य उन भेदभावों को दूर करना था जिन्हें ब्राह्मणों ने उन पर थोप दिया था। संपूर्ण भारत में दलित जाति के लोगों ने उनके मंदिरों में प्रवेश निषेध एवं इस तरह के अन्य प्रतिबंधों के विरुद्ध अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया, परंतु विदेशी शासन काल में अस्पृश्यता विरोधी संघर्ष पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को इस बात का भय था कि ऐसा होने से समाज का परंपरावादी एवं रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। अतः क्रांतिकारी समाज सुधार का कार्य केवल स्वतंत्र भारत की सरकार ही कर सकती थी। पुनः सामाजिक पुनरुद्धार की समस्या राजनीतिक एवं आर्थिक पुनरुद्धार की समस्याओं के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जैसे दलितों के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए उनका आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक था, इसी प्रकार इसके लिए उनके बीच शिक्षा का प्रसार और राजनीतिक अधिकार भी अनिवार्य थे।